नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं संतोष कंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। सीबीआई ने हजारीबाग में नीट पेपर लीक की जांच शुरू कर दी है। जांच एजेंसियों के 3 अफसरों ने ओएसिस स्कूल के प्रिंसिपल एहसान उल हक से कई घंटे पूछताछ की है। सीबीआई की टीम सबसे पहले प्रिंसिपल के घर पहुंची, वहां उनसे पूछताछ हुई। प्रिंसिपल को उनके घर से ओएसिस स्कूल ले जाया गया। इस मौके पर पेपर लीक से जुड़े सबूत इकट्ठा करने की कोशिश की जा रही है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता सुशांत सोनी। लीक मामले में हजारीबाग से एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। आपको बताते चले कि जिस तरीके से पिछले दिन ईओयू की टीम ने जो है कई पहलुओं पर जांच किया है। हजारीबाग में यह जो है परीक्षा केंद्र बनाया गया था जहां पर विद्यार्थियों का परीक्षा लिए गए थे। आज जो है सीबीआई की टीम यहां पर पहुंची है और इस विद्यालय के प्रिंसिपल से कई तरह की जो है वो पूछताछ चल रही है। अगर कुछ देर पहले की हम बात कर ले तो हजारीबाग के जो इसी विद्यालय के जो प्रिंसिपल एहसानुल हक है उनके घरों पर पूछताछ की गई। उसके बाद 3 सदस्यीय टीम जो सीबीआई की है वो कर उन्हें यहां पहुंचे और अभी जो है अहम जानकारियां वो इकट्ठा की जा रही है। देखना यह होगा कि जिस तरीके से यह पूरा मामला हजारीबाग से जुड़ा है इसमें क्या कुछ और भी तथ्य सामने आते हैं और आगे की जो है कार्रवाई क्या कुछ हो पाती है। सुशांत सोनी, न्यूज 18 हजारीबाग। और अरबों के लैंड स्कैम में पूछताछ के लिए ईडी ने चर्चित कारोबारी कमलेश कुमार को समन भेजा है। उन्हें पूछताछ के लिए 28 जून को रांची के ईडी दफ्तर बुलाया गया। पिछले दिनों छापेमारी के दौरान ईडी ने कमलेश कुमार के घर से 1 करोड़ रुपए कैश और 100 कारतूस जब्त किए थे। साथ ही उनके खिलाफ कांके थाने में एफआईआर दर्ज हुई थी। इसके बाद से रांची पुलिस उनकी तलाश कर रही है। जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की रेड हुई थी उस रेड के दौरान वहाँ की टीम को जो है कारतूस मिला था और उन लोगों की सूचना पर पुलिस गई थी। पुलिस ने आर्म्स एक्ट में एफआईआर दर्ज किया है और उसके अनुसंधान चल रहा है। लैंड स्कैम मामले में ईडी की कार्रवाई लगातार जारी है और इसी फहरिस्त में ईडी ने एक बार फिर सम्मन किया है कमलेश कुमार को। कमलेश कुमार जो कि एक ज़मीन कारोबारी है, पिछले दिनों उसके ठिकानों पर ईडी के द्वारा जो है वो छापेमारी की गई थी और उसके घर से 1 करोड़ रुपए नगद और 100 जिंदा कारतूस ईडी के द्वारा बरामद किए गए थे। पूरे मामले में ईडी के द्वारा जो कारतूस बरामद किए गए थे उस कारतूस को कांके पुलिस के हवाले कर दिया गया था और मामले में डीजीपी को भी पत्र लिखा था और इस पूरे मामले की जाँच की बात कही गई थी। अब रांची पुलिस भी कमलेश के खिलाफ जो है वो केस दर्ज कर चुकी है और फिलहाल कमलेश की तलाश में रांची पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। हालांकि अब तक कमलेश का कोई भी पता नहीं चला है। तो वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो ईडी के द्वारा भी कमलेश को समन किया गया है। अब देखना होगा कि 28 तारीख को कमलेश जो है वो ईडी दफ्तर पहुंचता है या फिर नहीं। बता दें कि पिछले दिनों जो शेखर कुशवाहा सहित अन्य लोगों की गिरफ्तारी हुई थी उस मामले में कमलेश का नाम जो है वो मुख्य रूप से सामने आया था। कई ज़मीनों के कागजात को फर्जी बनाकर उसने खरीद बिक्री की थी और इसी सिलसिले में अब जो ईडी का जाँच का दायरा है वो कमलेश तक पहुंचा है। रांची से न्यूज 18 के लिए ओम प्रकाश। और बोकारो के बीएसएल में प्रमोशन देकर अफसर बनाने में बड़ी गड़बड़ी पकड़ी गई है। इस मामले में बीएसएल के 16 कर्मचारी पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। साथ ही सीबीआई के एंटी करप्शन ब्रांच ने इसकी जांच शुरू कर दी है। बीएसएल में एग्जीक्यूटिव ग्रेड पर प्रमोशन के लिए पिछले दिनों परीक्षा ली गई थी। आरोप है कि इस परीक्षा में पैसा और पैरवी का जमकर खेल हुआ था। ओएमआर सीट में गड़बड़ी हुई थी। इस्पात मंत्रालय के विजिलेंस डायरेक्टर नीरज अग्रवाल ने मामले में सीबीआई जांच की सिफारिश की थी। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता मृत्युंजय कुमार। सेल बोकारो स्टील में 16 कर्मचारी गलत तरीके से पैरवी में और पैसे के बल पे प्रमोशन लेने का काम किए हैं और इन लोगों पर सीबीआई ने मामला दर्ज कर लिया है। हम पहले तस्वीर दिखाना चाहते हैं। यह बोकारो स्टील प्लांट का जो कंबाइंड बिल्डिंग है जिसे कहते हैं आपको ये है जहां अधिकारी बैठते हैं और सेल बोकारो स्टील प्लांट के कर्मचारियों के प्रमोशन को लेकर अफसर बनने में गड़बड़ झाला हुआ है। 16 कर्मी ऐसे हैं जिन्होंने गलत तरीके से ओएमआर सीट में गड़बड़ी करते हुए जो है प्रमोशन प्राप्त किया है। वहीं अगर बात करें तो इस प्रमोशन के लिए परीक्षा का जिम्मा जो है मिनी रत्न कंपनी मेसर ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कास्टिंग इंडिया लिमिटेड को दी गई थी और इनके द्वारा इसका एग्ज़ाम लिया गया था और 50 के गुरु
गोविंद सिंह टेक्निकल यूनिवर्सिटी में जो कॉलेज है वहाँ एग्ज़ाम लिया गया था। ऐसे में कह सकते हैं कि धनबाद सीबीआई की टीम ने बोकारो के विजिलेंस के अधिकारी के निर्देश पर मामला दर्ज किया है और हम कह सकते हैं कि बोकारो स्टील का जो है प्रमोशन में विवादों से गहरा नाता रहा है और लगातार इस तरह की शिकायत मिलती है और मामले में सीबीआई ही जांच करती है। तो ऐसे में कह सकते हैं कि जिस प्रकार से 16 कर्मचारियों के प्रमोशन में गड़बड़ी है, एक बड़ा मामला है। अब देखना यह है कि किस प्रकार से सीबीआई जांच करती है और किन किन अधिकारियों को लपेटे में लेती है और किस प्रकार इसकी जांच शुरू की जाती है। मृत्युंजय कुमार, न्यूज 18, बोकारो। और झारखंड के सीएम चंपाई सोरेन ने बीजेपी पर प्रदेश की उपेक्षा करने का आरोप लगाया है। धनबाद में 383 करोड़ की विकास योजना के शुभारंभ के मौके पर उन्होंने कहा कि बीजेपी ने झारखंड में कई साल तक राज किया, लेकिन कभी भी झारखंड के विकास पर ध्यान नहीं दिया। जब से गठबंधन की सरकार बनी है, तब से झारखंड का विकास तेज गति से हो रहा है। कभी इस समय इस राज्य में भारतीय जनता पार्टी अलग राज्य के बड़ो लंबा समय तक राज किया है। उनका डबल इंजन सरकार भी था, लेकिन यहां के आदिवासी, यहां का पिछड़ा वर्ग, यहां का दलित, यहां का गरीब गुरबा, यहां का अल्पसंख्यक कभी उनका हित में नहीं सोचा। और रांची के मोहराबादी ग्राउंड में नशा मुक्ति दिवस पर जन जागरूकता अभियान चलाया गया। इसमें सीएम चंपाई सोरेन और उद्योग मंत्री सत्यानंद भोक्ता शामिल हुए। साथ ही मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने रांची वासियों से नशे से दूर रहने की अपील की। कैसे मैं कह सकता हूँ, जैसे नशे का जो एक प्रचलन था वो थोड़ा समाज में बदलता हुआ दिख रहा है। पहले हमारे यहाँ शराब के अधिक रोगी हुआ करते थे और जो सूखा नशा होता है इसके कम होते थे। अनुपात लगभग 70 और 30 का आप मान के चल सकते हैं, लेकिन अभी ये अनुपात लगभग बराबर हो सा गया है। लगभग जितने मरीज हम शराब के देख रहे हैं उतने ही मरीज हमें सूखे नशे के भी यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। प्रचार प्रसार किया कि नशा मुक्त, नशा का क्या समाज के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, सारा चीज हम लोग अभियान चला के बताने का काम किया है। आज का 26 तारीख अंतिम दिन है। इसमें हम लोग पूरा राज्य की जनता, युवा, विद्यार्थी सभी को प्रतिज्ञा लेके झारखंड को नशा मुक्त बनाने का हम लोग आह्वान किया। ये रांची पुलिस ने अपना एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है, तो आम जनता का काफ़ी सहयोग और उनसे काफ़ी इनपुट प्राप्त हो रहे हैं और हमारी पूरे रांची पुलिस की टीम इसको मिशन मोड में ली हुई है। आप जानेंगे कि केवल 2024 में हम लोगों ने लगभग 160 से ज़्यादा गिरफ्तारियां की है, 20 करोड़ से ज़्यादा मूल्य के ड्रग्स जब्त किए हैं और इस कार्रवाई का प्रभाव है कि आम जनता में बहुत ज़्यादा विश्वास जगा है और वो लगातार पुलिस को सूचना दे रहे हैं। हम लोग लगातार अवैध धंधेबाजों के विरुद्ध कार्रवाई कर रहे हैं। मेरा विश्वास है कि इससे बहुत ज़्यादा समाज को फायदा होगा। और मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के मंत्रिमंडल में नया मंत्री कौन होगा, इसका खाका लगभग तैयार हो चुका है। 2 मंत्रियों के नाम चर्चाओं में चल रहे हैं। तो हो गया फाइनल, नए मंत्री का शपथ ग्रहण जल्द। आलमगीर की जगह अगला मंत्री कौन? इस विधायक की बदल सकती है किस्मत। इरफान अंसारी और बैजनाथ राम को मिलेगा मौका। झारखंड की राजनीति में अब सबकी नजर इस बात पर है कि चंपाई सरकार में आलमगीर आलम की जगह कांग्रेस कोटे से कौन मंत्री बनेगा और कब तक चंपाई मंत्रिमंडल को नए मंत्री मिलेंगे। उसका आप लोग बहुत जल्दी हो जाएगा, नजदीक में है। क्या इस हफ्ते में इसके बहुत नजदीक है। बहुत जल्द हम ये कह सकते हैं कि मंत्री पद का शपथ ग्रहण जो है राज्य में होगा। सूत्रों के मुताबिक 28 जून को 2 मंत्रियों का शपथ ग्रहण हो सकता है। अल्पसंख्यक कोटे से इरफान अंसारी और एससी कोटे से बैजनाथ राम के नाम पर चर्चा चल रही है। तो कीर्तिमान विभाग में स्थापित कर दूंगा, मैं कहना चाहता हूँ आपको। अगर ऐसा हुआ, अगर
पार्टी ने जवाबदेही दिया तो पार्टी, हम कहेंगे कि कार्यकर्ताओं के साथ साथ जनता खुश हो जाएगा, युवा खुश हो जाएगा हमारा, और भाजपा का नामो निशान हम मिटा देंगे यहाँ से। झारखंड में नए मंत्री पद के शपथ पर बीजेपी ने तंज कसते हुए कहा, सरकार सिर्फ आश्वासन पर टिकी हुई है। हम लंबे समय से मांग कर रहे हैं कि सरकार में एक भी शेड्यूल कैटेगरी का, शेड्यूल कास्ट का कोई मंत्री नहीं है। आपको शेड्यूल कास्ट से भी मंत्री देना चाहिए। इरफान अंसारी कौन है, चलिए जानते हैं। जामताड़ा से कांग्रेस विधायक हैं। पहली बार 2014 में जीते थे चुनाव, फिर 2019 में भी चुनाव जीते। झारखंड में मुस्लिम समाज का बड़ा चेहरा है। कांग्रेस के कद्दावर नेता हैं। पेशे से डॉक्टर हैं इरफान अंसारी। कैसे शिक्षक से राजनीति के शीर्ष तक पहुंचे बैजनाथ राम, चलिए ये जानते हैं। 2000 में बैजनाथ राम ने राजनीति में कदम रखा। पहली बार जेडीयू की टिकट से चुनाव लड़ा। 2005 में बीजेपी में शामिल हो गए। बीजेपी की टिकट पर लातेहार से चुनाव जीते और शिक्षा मंत्री बने। साल 2009 में उन्हें बीजेपी ने दोबारा टिकट दिया, लेकिन वो हार गए। साल 2014 का विधानसभा चुनाव बैजनाथ राम नहीं लड़े थे। 2019 में बीजेपी ने नहीं दिया टिकट तो जेएमएम में शामिल हो गए। देखना होगा कि चंपाई मंत्रिमंडल में कौन कौन नए मंत्री बनते हैं, क्योंकि अगर बैजनाथ शपथ लेते हैं तो 12वें मंत्री का पद भी पूर्ण हो जाएगा। रांची से न्यूज़ 18 संवाददाता गौरव झा की रिपोर्ट। और मंत्री पद को लेकर चर्चाओं में आए लातेहार के जेएमएम विधायक बैजनाथ राम से न्यूज़ 18 संवाददाता संजय सिन्हा ने खास बातचीत की। लातेहार विधायक बैजनाथ राम एक बार फिर मंत्री पद को लेकर चर्चा में हैं और कहा जा रहा है कि इन्हें फोन आ गया है, ये भी मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं 12वें मंत्री के रूप में। दादा, कहा जा रहा है कि फिर एक बार नाम चर्चा में है, जा सकते हैं शपथ लेने। देखिए, अभी मैं भी चर्चा में सुन रहा हूँ और मेरा ये मानना है कि जब तक हो नहीं जाता है तब तक हवा में बातें हैं। और चूंकि एक बार ऐसा हो चुका है, पहले भी ऐसा हुआ है कि एक बार गवर्नर हाउस से न्योता आने के बाद भी ड्रॉप होना पड़ा। तो अभी तक ऐसी कोई सूचना मेरे पास नहीं है। देखिए, ये काम नेता का है, दल के नेता का काम है कि वो किसको मंत्री बनाएंगे नहीं बनाएंगे, विशेष अधिकार है मुख्यमंत्री का और नेता का। तो जो निर्णय करेंगे उसको मान्य होगा। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के तौर पर बात करेंगे तो चंपई सोरेन तो सबको कहा जाता है सामंजस्य से काम करते हैं, सोच समझ से काम करते हैं। चुनाव भी 3 महीने बाद ही है। हाँ बिल्कुल, अभी तक तो अच्छे ढंग से काम कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और आने वाला समय जो है वो भी अपने लिए अच्छा रहेगा, खासकर जेएमएम के लिए, गठबंधन के लिए अच्छा समय है। तो बैजनाथ राम साहब बता रहे हैं कि उन्हें भी सुनने में आया है, उन्होंने भी चर्चा सुनी है अपने नाम को लेकर कि मंत्री पद के लिए इनका नाम आया है, लेकिन अभी तक इन्हें पार्टी की ओर से कोई सूचना नहीं मिली है। लेकिन हाँ, ये सच है कि बैजनाथ राम का 12वें मंत्री के तौर पर नाम चर्चा में है और ये भी रेस में है। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। और बीजेपी सांसद ओम बिरला लगातार दूसरी बार लोकसभा अध्यक्ष चुने गए हैं। संसद में ध्वनि मत से उन्हें स्पीकर चुन लिया गया। स्पीकर चुने जाने के बाद ओम बिरला ने सदन में इमरजेंसी की निंदा की और 2 मिनट का मौन करवाया। इसमें सभी सांसद सदस्य शामिल हुए। कांग्रेस ने स्पीकर के इस प्रस्ताव का विरोध किया। के पास किसी तरह का कोई मुद्दा नहीं है, विपक्ष के पास कोई आधार नहीं है, इसलिए अपने चर्चा में रहने के लिए उन्होंने विपक्ष जब जानता ही था कि हमको हारना ही है तो विपक्ष में उतारने का कोई मकसद ही नहीं था। जब सर्वसम्मति से आज तक के इतिहास में हमें लगता है पहली या दूसरी बार इस तरह से लोकसभा में ये इस तरह से सामने दृश्य देखने को मिला, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ये नहीं होना चाहिए। विपक्ष को समझना चाहिए कि हम जब कि हार रहे हैं और इधर तरह तरह के बात, तरह तरह का हथकंडा अपना रहे, इससे बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। उतार दिया था मैदान में तो कम से कम उनके लिए वोट जरूर कराना चाहिए था। जब उतार ही दिया था, वैसे परंपरा इसकी नहीं रही है आजादी के बाद से, आज तक कभी भी स्पीकर के लिए चुनाव नहीं हुआ। लेकिन जब अगर उतारा था किसी दलित भाई को तो उसके लिए खड़ा होने का क्षमता भी उनको रहना चाहिए था, जो कि नहीं दिखा सके। निश्चित रूप से लोग स्पीकर के
गरिमा का सम्मान करते हुए कई बार इस तरह मत विभाजन की बात नहीं करते हैं। उसी निमित्त कुछ ऐसा हुआ होगा। वैसे मैं सदन में नहीं कि आप जब स्पीकर जैसे पद पर बैठे होते हैं तो आपको निष्पक्ष होना है, आपको एक स्वतंत्र व्यक्तित्व का पहचान देना है। और अगर आप पॉलिटिकल पार्टी से चुनाव जीत करके तो जरूर आए हैं, लेकिन जब आप एक बार स्पीकर पद पर बैठ जाते हैं तो उसकी गरिमा का, मर्यादा का ख्याल जरूर रखना चाहिए। होते तो बहुत अच्छा लगता। विपक्ष से सहयोग मांगा जा रहा है, माननीय प्रधानमंत्री जी भी बार बार बोल रहे हैं, तो विपक्ष का भी सहयोग करना चाहिए था, उनकी भी सुननी चाहिए। और ओडिशा के राज्यपाल और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास जमशेदपुर के सोनारी एयरपोर्ट पहुंचे। प्रशासन की ओर से उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। साथ ही बीजेपी नेता और कार्यकर्ताओं ने भी उनका स्वागत किया। राज्यपाल रघुवर दास सोनारी से एग्रीको स्थित अपने आवास के लिए रवाना हो गए। 2 दिवसीय दौरे के दौरान राज्यपाल रघुवर दास सिद्धगोड़ा के सूर्य मंदिर में चल रहे 9 दिवसीय महाकुंड यज्ञ में भी शामिल होंगे। और धनबाद जेल में बंद गैंगस्टर अमन सिंह हत्याकांड की जांच कर रही सीआईडी ने कई खुलासे किए हैं। जांच एजेंसियों के अनुसार अमन सिंह ने कैदी विकास बजरंगी की पिटाई की थी। इसका बदला लेने के लिए उसकी हत्या कर दी गई। इसके लिए बाइक चोरी के आरोप में सुरेंद्र महतो नामक आरोपी को जेल भेजा गया और उसी ने जेल में अमन सिंह को 7 गोली मारी। जांच में सुरेंद्र महतो का असली नाम रितेश यादव पता चला है। इस मामले में सीआईडी ने 8 आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दायर की है। अमन सिंह कौन आपके लगते हैं? हमारा छोटा भाई था। ये क्या सूचना मिला था आपको? सूचना हमको सोशल मीडिया पे मिला, उसके बाद हमारे यहाँ का थाना जो है हमको सूचित किया। उसके बाद हम लोग जो है भागे वहाँ से। ये षड्यंत्र है, सुनिश्चित जो है प्लान है ये। नहीं पिस्टल कहाँ से जाएगी जेल में? जेल में डंडा जाता नहीं है, पिस्टल तो बहुत बड़ी चीज़ है। धनबाद जेल में बंद गैंगस्टर अमन सिंह की हत्या 3 दिसंबर 2023 को हुई थी और हत्या के बाद धनबाद में सनसनी फैल गई थी और साथ ही साथ धनबाद जेल की सुरक्षा व्यवस्था पर भी एक बड़ा सवालिया निशान लगा था। अमन सिंह की हत्या के बाद धनबाद जिला प्रशासन रेस हुई और इसकी जो दस्तक है वह रांची तक पहुंची। राजधानी से टीम गठित हुई, बड़े बड़े अधिकारी आए और उसके बाद इस पूरी हत्या की जांच का जिम्मा सीआईडी को दिया गया और सीआईडी ने इस मामले में बड़ा खुलासा किया है। जेल में बंद अमन सिंह की हत्या का सबसे बड़ा कारण था कि जेल में एक और कैदी विकास बजरंगी भी बंद है और वो दोनों में ही अनबन हुई थी और अनबन का कारण था कि जेल में बंद अमन सिंह जो रंगदारी वसूलता था वह पैसा सतीश गांधी, आशीष रंजन और विकास बजरंगी को नहीं दिया जाता था और जिसके बाद जब दोनों ही पक्षों में अनबन हुई तो इस हत्या की पूरी साजिश रची गई। फिलहाल इस मामले में सीआईडी अभी भी जांच कर रही है और जांच के बाद कई अहम खुलासे भी होंगे। फिलहाल सीआईडी ने 8 आरोपियों के खिलाफ में चार्जशीट दाखिल की है। फिलहाल इस हत्याकांड की जांच अब भी जारी है और जो 2 आरोपी आशीष रंजन और रिंकू सिंह पुलिस गिरफ्त से बाहर हैं, उसकी गिरफ्तारी की प्रयास की जा रही है। संजय गुप्ता, न्यूज 18 धनबाद। और राजधानी रांची में नशे के सौदागर पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है और 5 तस्कर को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार तस्करों के पास से 1000 पुड़िया ब्राउन शुगर जब्त की गई है। गिरफ्तार तस्करों में 2 महिला भी शामिल है। में अरगोड़ा थाना क्षेत्र में और विधानसभा थाना क्षेत्र में दोनों जगहों पर से गिरफ्तारियां हुई है और भारी मात्रा में ब्राउन शुगर बरामद हुआ है। विधानसभा थाना क्षेत्र में एक घर में 900 पुड़िया ब्राउन शुगर बरामद हुआ है, जिसमें उसके पूरे परिवार के लोग संलिप्त हैं इस व्यापार में, जिन्हें गिरफ्तार किया गया है। और यहाँ जो है अरगोड़ा थाना क्षेत्र में कडरू में बोखाबाड़ी बगीचा टोली है, वहाँ के पास से 100 पुड़िया बरामद हुआ है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर।